नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कार्डियक सिस्टम का एक नया डिसीज़ जिसमें पढ़ रहे हैं क्या कार्डियोजेनिक शॉक। तो आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कई सारे डिसीज़ पढ़ चुके हैं। तो आज देख रहे हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक में क्या देखते हैं हम, कार्डियोजेनिक शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग condition that happens suddenly when your heart can't pump enough blood to keep up with your body demands for it. Without oxygen, your cells can't function and can die. This can lead organ failure baby and be fatal. यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें मेरा हार्ट जो है वो सडनली पंप करना बंद कर देता है। सडनली पंप करना बंद कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, जितना चाहिए, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। और वहाँ पर क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के क्या होते हैं, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वो बिना ऑक्सीजन के क्या होते हैं, ये जो हमारे सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं, वो ना तो फंक्शन कर पाएंगी और ना तो वो अपना कुछ जिंदा रह पाएंगे। तो वो क्या होता है कि मान लीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से अगर कुछ चीज़ें हैं जो अपना हार्ट क्या है ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, हार्ट के पास जो ब्लड बचा रहेगा उसको पंप करने के बाद जब उसके पास बचेगा नहीं कि वो बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर पाए, तो क्या होंगे, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स जो है, सारे जो बॉडी है, सिस्टम है, हमारे ऑर्गन्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं। तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स जो है वो फेल हो जाएंगे। जब ऑर्गन हमारे एक एक करके 1 बाई 1 हमारे फेल होते जाएंगे तो क्या होगा कि हम जो बॉडी है वो एक फेटल कंडीशन में जा सकती है और पेशेंट डेड हो सकता है। फेटल का मतलब है घातक, एक बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इससे आपको क्लियर हुआ डेफिनेशन। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ शॉक, यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक में ही ये शॉक के टाइप्स है, लेकिन मैं इसमें आपको सारा बताऊंगी तो एक आपको सुपरफिशियली ज़्यादा डिटेल नहीं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। शॉक में क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, और उसके बाद है एनाफाइलेटिक, सेप्टिक और न्यूरोजेनिक शॉक, जिसमें से हम पढ़ रहे कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में आप समझ रहे हैं कि हमारे बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाने की वजह से होता है, जैसे डायरिया की कंडीशन में, बर्न की कंडीशन में हो सकता है। डायरिया, वोमिटिंग और बर्निंग की कंडीशन में जब बॉडी से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड आउट हो जाए तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या देखते हैं, अकर्स व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड्स, ऑफन ड्यू टू डैमेज फ्रॉम हार्ट अटैक और अदर हार्ट कंडीशन। कार्डियोजेनिक शॉक कब होता है, जब हमारा हार्ट क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता है जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। और इस कंडीशन कब होती है, जब हमारा हार्ट अटैक कंडीशन हो या कोई अदर हार्ट कंडीशन है उस कंडीशन में। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम द मैकेनिकल ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम द पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली सच एज द लार्ज पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कार्डियक टैम्पोनेट। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कब हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ही नाम से पता चल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन यानी ब्लॉकेज। तो एक किसी भी प्रकार के कोई मैकेनिकल कारण के कारण वो ब्लॉकेज होने की वजह से कहाँ पर, हमारे हार्ट में, जो हमारे हार्ट है वहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा कि हमारा हार्ट जो है पंपिंग न कर पाने की वजह से, ये हमें अच्छे तरीके से पंप न कर पाने की वजह से ये देखने को मिलेगा। जैसे कि सच एज लार्ज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाने की वजह से लार्ज मात्रा में, और कार्डियक टैम्पोनेट की कंडीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, अ ब्रॉड कैटेगरी वेयर ब्लड वेसल्स डायलेटेड एक्सेसिवली लीडिंग टू द ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर। इट हैज़ 3 मेन सब टाइप। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हो रहा है कि ए ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें ब्लड वेसल्स हमारे क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं एक्सेसिवली, यानी कि ज़्यादा मात्रा में डायलेट हो जाते हैं, जो लीड करता है क्या, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप होने में, जो कि हमें जो हमारे 3 मेन सब टाइप है उसमें देखने को मिलता है, एनाफाइलेटिक, सेप्टिक और न्यूरोजेनिक। एनाफाइलेटिक क्या होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, कॉजेज वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन, जो कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एनाफाइलेटिक शॉक। सेप्टिक शॉक कॉज्ड बाय द सीवियर सिस्टेमिक इन्फेक्शन दैट लीड्स टू वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन एंड द वेजोडाइलेशन। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, ड्यू टू द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम विच डिस्टर्ब इट बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड वेसल्स टू।
ये हमारे क्या आते हैं न्यूरोजेनिक शॉक किस वजह से होता है, जब हमारे जो हमारे नर्वस सिस्टम है वहाँ पर कुछ भी डिस्टर्बेंस या नर्व्स के डैमेज होने की वजह से हमारे क्या होता है ब्लड वेसल्स में जो कि कह सकते हैं कि जो सर्कुलेशन है वो ना हो पाने की वजह से हमको देखने को मिलता है। ये क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं स्टेजेस। स्टेजेस में क्या देखने को मिलता है हमको, द रेंज फ्रॉम बीइंग एट द रिस्क टू बी वेरी सिक स्टेजेस आर। इसमें क्या है 5 कैटेगराइज है रिस्क। पहला है एट रिस्क, दूसरा है बिगनिंग, तीसरा है क्लासिक, चौथा है डिटोरिएटिंग, पांचवा है एक्सट्रीम। एट रिस्क ए नंबर में क्या, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर बट नो साइन ऑफ शॉक। इसमें क्या होगा, हमको हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर तो होगा लेकिन हमें कोई साइन शॉक का नहीं दिखेगा। बिगनिंग में क्या है, बिगनिंग का मतलब समझ, एट रिस्क का मतलब चांसेस है, बिगनिंग का मतलब शुरुआती दौर, लो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा और हार्ट रेट हमारे लो हो जाएंगे नॉर्मल से। नेक्स्ट है क्लासिक। क्लासिक का है नीड फॉर मेडिसिन और डिवाइसेस टू हेल्प गेट ब्लड टू ऑर्गन्स। अब इसमें क्या है, कुछ मेडिसिन से हमको ब्लड थिनर मेडिसिन की ज़रूरत होगी, या अगर ब्लॉकेज हो गया है कहीं पे तो हमें उस ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए जो कह सकते हैं क्लॉट्स हो रहे हैं, एम्बोलिज्म हो रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ब्लड थिनर एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डिटोरिएटिंग। डिटोरिएटिंग का मतलब होता है नो रिस्पॉन्स टू मेडिसिन और डिवाइसेस फॉर 30 मिनट एंड गेटिंग रॉस, यानी कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, जो डिवाइसेस का हम यूज़ कर रहे हैं उसको बेटर करने के लिए वो कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा है और 30 मिनट तक, और उसके बाद भी ये कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रही है। पांचवा में है एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब समझ रहे हैं, एक्सट्रीम्स का मतलब उससे ज़्यादा खराब होने लगना। कार्डियक अरेस्ट दैट नीड्स सीपीआर, वेंटिलेटर एंड डिफिब्रिलेटर। अब इन सब की वजह से 4 तक यानी कि डिटोरिएटिंग तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हमें सीपीआर की ज़रूरत पड़ेगी, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वेंटिलेटर में 2 हो जाएंगे, एक इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव, फिर एट लास्ट आता है डिफिब्रिलेटर, जब हम इसे शॉक देंगे ताकि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो। ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। ये हमने एक इमेज के माध्यम से आपको समझाया है। स्टेज 1 में क्या देखने को मिलेगा, नाइदर हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया नॉर हाइपर परफ्यूजन, ये देखने को मिलेगा। बिगनिंग में क्या होगा, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया विदाउट हाइपोपरफ्यूजन। क्लासिक में क्या है, हाइपर परफ्यूजन विदाउट डिटोरिएटिंग। डिटोरिएटिंग में है हाइपर परफ्यूजन विथ डिटोरिएशन नॉट रिफ्रैक्टर। ई में है एक्सट्रीम्स, हाइपरफ्यूजन विथ डिटोरिएटिंग एंड रिफ्रैक्टिव, जो कि हमने आपको इसमें समझा दिया है। ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम कॉजेज। कॉजेज में क्या, अदर कंडीशन दैट कैन लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक इंक्लूड्स इन्फ्लामेटरी इन योर हार्ट, इन्फ्लामेशन इन योर हार्ट मसल्स, मायोकार्डाइटिस, जो हमारे हार्ट की मसल्स है यानी कि मेन जो है मायोकार्डाइटिस, उसमें इन्फ्लामेशन होना, एंड इन्फेक्शन इन योर हार्ट वॉल्व्स, एंडोकार्डाइटिस, हमारे हार्ट के वॉल्व जो है, एयोटिक वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, उनमें क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, एंड अबनॉर्मल हार्ट रिदम यानी जिसे एरिथमियास कर रहे हैं, टू मच फ्लूइड और ब्लड अराउंड योर हार्ट यानी कि कार्डियक टेम्पोनेंट कहना उसको, जहाँ पर हमारा फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। फिर नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट सडनली ब्लॉक ब्लड वेसल्स इन योर लंग्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हमारे ब्लड में क्या होना, क्लॉट हो जाना और सडनली वो ब्लॉकेज हो जाना हमारे ब्लड वेसल्स का, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कह रहे हैं। नेक्स्ट है हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम लाइक टॉन मसल्स सपोर्टिंग योर वॉल्व और रिप्लेसमेंट वॉल्व नॉट वर्किंग राइट, यानी कि जो हमारे कह सकते हैं जो वॉल्व हैं या कोई हमने वॉल्व रिप्लेसमेंट किया है उस कंडीशन में वो सही तरीके से काम ना कर रहे, उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। डैमेज टू द वॉल और टिश्यू बिटवीन द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स ऑफ योर हार्ट, जो हमारे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के टिश्यू हैं वो उनका डैमेज होना। इंजुरी टू योर चेस्ट, हमें कोई चेस्ट इंजुरी हो जाने के कारण ये हमको कंडीशन कार्डियोजेनिक शॉक की देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है रिस्क फैक्टर।
और कॉम्प्लिकेशन। रिस्क फैक्टर है हार्ट फेलियर की कंडीशन, प्रायर हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, ओवरवेट और ओबेसिटी, प्रायर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये सारे क्या है रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हमको देखने को मिल सकता है क्या, कार्डियोजेनिक शॉक। या कार्डियोजेनिक शॉक के साथ साथ कार्डियक की कोई अदर भी डिसीज हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक इंक्लूड डैमेज टू योर ऑर्गन लाइक ब्रेन, liver and kidney, abnormal heart rhythm that leads to cardiac arrest. Stroke is another possible complication cardiogenic shock and can be fatal. ये डेंजर भी हो सकता है। देखते हैं 6 नंबर में क्या सिम्टम्स देखते हैं हम। सिम्टम्स हमको क्या देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजन और नॉट बिंग अलर्ट। कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा और पेशेंट अलर्ट नहीं रहेगा। फेंटिंग यानी चक्कर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। लो पी आउटपुट यानी हमको पी आउटपुट क्या होगा, हमको बहुत कम देखने को मिलेगा। कूल हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ और पैर ठंडे मिलेंगे। लॉस ऑफ स्किन कलर, जो स्किन की ओरिजिनल कलर है जैसे कि किसी का विटिस कलर है या डस्की कलर है तो वो हमको वहाँ से एक्चुअल कलर जो है वो लॉस होता हुआ देखेगा। फटीग, थकान हो जाएगा पेशेंट को। स्वेलिंग इन योर बेली एंड लेग, बेली और हमारे लेग में स्वेलिंग देखने को मिलेंगे। पुअर एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगा। अब देखते हैं हम इसमें क्या टेस्ट, हम कौन सा टेस्ट करा सकते हैं यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। सेवरल टेस्ट कैन हेल्प यू फाइंड इफ यू हैव कार्डियोजेनिक शॉक। दिस इंक्लूड ब्लड प्रेशर, कॉफ टू चेक फॉर द लो ब्लड प्रेशर, यानी कि हमें बीपी चेक कराते रहना है क्योंकि हमारा बीपी इसमें हमने सिम्टम्स में पढ़ा है कि लो हो जा रहा है। कार्डियक कैथेटाइजेशन फॉर फाइंड ब्लॉकेज इन द आर्टरी दैट कैन सप्लाई ब्लड टू योर हार्ट यानी कि कोरोनरी आर्टरीज। दिस टेस्ट कैन ऑल्सो चेक हाउ ब्लड योर हार्ट इज पंपिंग। हमें क्या करना है, कार्डियक कैथेटाइजेशन करना है जिसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं, कार्डियक एंजियोग्राफी, जिससे हमें आर्टरीज में कहीं पर ब्लॉकेज है तो वो पता चल पाएगी और उससे ये भी पता हो पाएगा कि हार्ट का जो पंपिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं। नेक्स्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, टू सी योर हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी कि हार्ट की रिदम जो है और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है कैसा, उसके लिए हम ईसीजी करते हैं। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम, टू शो द स्टेप ऑफ योर हार्ट एंड द स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो हमारे इकोकार्डियोग्राम से हमें पता चलेगा जो हार्ट की स्ट्रक्चर्स हैं और उसके बाद जो भी कोई अगर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं तो पता करने के लिए। चेस्ट एक्सरे, टू लुक फॉर फ्लूइड इन योर लंग एंड गेट पिक्चर फॉर योर हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे ताकि अगर कार्डियक टेम्पोनेट है, फ्लूइड या ब्लड कलेक्ट है अराउंड द हार्ट तो उसको पता करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करें। ब्लड टेस्ट लाइक द लैक्टेट, टू चेक द ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड एंड लुक डैमेज टू द मेजर ऑर्गन। ब्लड टेस्ट कराएंगे ताकि हमें उसमें अदर एनॉर्मलिटी का पता चल सके और ऑक्सीजन लेवल का पता हो सके और कोई मेजर ऑर्गन डैमेज है तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम कर सकते हैं। अब आता है इसमें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, फॉर द हार्ट अटैक एंजियोप्लास्टी एंड द पॉसिबल स्टेंट टू हेल्प ब्लड गेट थ्रू अ ब्लॉकेज ब्लड वेसल्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंजियोप्लास्टी करते हैं और स्टेंट का यूज़ करके हम जो ब्लॉकेज एरिया है उसमें हम ब्लड वेसल्स में क्या कर सकते हैं, जो ब्लॉकेज एरिया है ब्लड वेसल्स में उसको ब्लड फ्लो को अच्छा कर सकते हैं किसके माध्यम से, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट के माध्यम से। फॉर वॉल प्रॉब्लम, हार्ट वॉल रिपेयर और रिप्लेसमेंट। अगर वॉल में कोई दिक्कत है जैसे कि हमारा मिट्रल वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, एयोटिक वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, अगर इनमें कोई दिक्कत है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर या रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। TBR MBR आप प्रोसीजर सुने होंगे वो। फॉर द हार्ट विद द एबनॉर्मल रिदम, डिफिब्रिलेशन और पेसमेकर। हम क्या करते हैं, अगर हार्ट में कोई अदर हार्ट के रिदम में अबनॉर्मलिटी है तो हम डिफिब्रिलेशन और पेसमेकर का यूज़ कर सकते हैं। पेसमेकर सर्जरी के द्वारा हम जब हार्ट का ऐसे नोट काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, पेसमेकर को वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि हार्ट का जो रिदम है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। फॉर फ्लूइड अराउंड हार्ट, अ प्रोसीजर दैट यूज अ नीडल टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड प्रेसिंग इन योर हार्ट। हार्ट में यानी कि कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन में जहाँ पर फ्लूइड या ब्लड क्लॉट हो जाता है उस समय हम क्या करते हैं, नीडल का इंसर्ट करके हम वहाँ के जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है
For blockage coronary artery bypass graft, open heart surgery to help more blood get to your heart. अब इसमें क्या आते हैं, इन सबसे अगर इतने सारे जो हमने इंटरवेंशंस किए, अगर उसमें इंटरवेंशंस नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करते हैं, यानी कि CABG करते हैं. नेक्स्ट है फॉर ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ओपन हार्ट सर्जरी टू हेल्प मोर ब्लड टू गेट हार्ट. फॉर अ हार्ट दैट नीड एक्स्ट्रा हेल्प, ECMO यानी कि एक्स्ट्रा corporeal membrane oxygenation to do the work of your heart and lungs, and short term pump in your heart in your aorta can help your heart move more blood. क्या करते हैं हम यहाँ पर ECMO यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हम हार्ट को पंप कर सकते हैं, पंप करने में हेल्प कर सकता है और ब्लड को ज़्यादा हार्ट से बॉडी में सप्लाई कर सकता है. उसके लिए हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं. फॉर अ हार्ट दैट मे नॉट इम्प्रूव अ वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, हम यहाँ क्या करेंगे, LVAD यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस का यूज़ करके अ लॉन्ग टर्म डिवाइस एंड अ सपोर्ट योर हार्ट. ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है, जिसका हम LVAD कह रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, जो हार्ट को सपोर्ट करता है और लॉन्ग टर्म डिवाइस होता है. इतना क्लियर हुआ सर्जिकल मैनेजमेंट. अब आगे देखते हैं हम ट्रीटमेंट में क्या देख रहे हैं. इमरजेंसी रूम और इंटेंसिव केयर यूनिट इंक्लूड्स में medication to help remove excess fluid, improve the blood flow and support your heart function. ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, स्वान कैथेटर to monitor the pressure inside your heart. Support devices help your heart mechanical. इनका एक क्या है, प्राइमरी है, फिर उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट देखते हैं. एक क्या है, हम एक फ्लो चार्ट से आपको दिखाना चाहेंगे, समझाना चाहिए कार्डियोजेनिक शॉक में क्या हमको देखने को मिल रहा है. इसमें हमारे क्या है, 5 पैरामीटर से एक कार्डियोजेनिक शॉक है. इसमें रिवेस्कुलराइजेशन, रिवेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है जो हमारे वसल्स क्या हो गए हैं, जिनमें ब्लॉकेज हो गया, पार्शियली बोल सकते हैं या कंप्लीट, तो उनको ब्लड जो ब्लॉकेज हो गया उसको फिर से ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से हो, उसके लिए जो प्रोसीजर किए जाते हैं उसको रिवेस्कुलराइजेशन करते हैं. आफ्टर लोड ये है. नेक्स्ट है प्री लोड. आफ्टर लोड यानी कि जब हार्ट में क्या होता है, ब्लड है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो भी स्ट्रेचेबिलिटी लगती है उसको हम आफ्टर लोड करते हैं. प्री लोड जो क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बाहर जो ब्लड को फ्लो करने का है, यानी कि कितना ब्लड को वो छोड़ पा रहा है. कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे कि हार्ट है, हार्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो फ्लूइड है इसमें ये बाहर नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रीलोड आती है. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. हार्ट रेट हम देखते हैं. रिवेस्कुलराइजेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये है थ्रोम्बोलाइसिस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्टेज 3. ये हम क्या करते हैं, जो स्टंट है उनका यूज़ करके, आप ये देख सकते हैं कि स्टंट का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं. तो इसमें हम देखते हैं ये स्टंट डला हुआ है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉकेज को, जो ब्लॉकेज है उसको डायलेट कर रहे हैं ब्लड वेसल्स को. नेक्स्ट है आफ्टर लोड. आफ्टर लोड में क्या देखते हैं हम, ब्लड प्रेशर. यहाँ पर साइन दिख रहा है जिसमें मीन आर्टेरियल प्रेशर है, उसमें 65 to 75 mmHg. फिर है RR सिस्टोलिक 80 to 140 mmHg है. फिर है SBR. SBR हमारा कितना है, 900 to 1600. और है डिवाइनस सेंटीमीटर कितना है, 5 -5. अब यहाँ पर है RAP, ये दिखा रहे क्या, इसमें हम रेप देखते हैं. RAP कितना है, 4 to 10 mmHg, जो कि हमें प्रीलोड में देखने को मिलेगा. PCWP 10 to 80 mmHg है. और यहाँ पर CI है, कार्डियक इंडेक्स, और कार्डियक इंडेक्स जो है मोर देन 2.2 लीटर पर मिनट m². फिर उसके बाद CPI है मोर देन 0.4 WM². और हार्ट रेट में कितना देते हैं, हार्ट रेट कितना 50 to 110 पर मिनट हमको देखने को मिला. अब इसमें क्या हो रहा है कि रिवेस्कुलराइजेशन, और यहाँ पर जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए, तो इसमें क्या करते हैं, जो थ्रोम्बोलाइसिस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्टेज 3 में इस अगर है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लेटलेट एंटीकोगुलेशन इनहिबिटर्स का यूज़ करेंगे और एंटीकोगुलेंट का यूज़ करेंगे. कब, रिवेस्कुलराइजेशन की कंडीशन में, जब मायोकार्डियल 3 की कंडीशन. आफ्टर लोड में क्या कर रहे हैं हम, नॉन एपिनेफ्रिन और बेसोप्रेसिन का यूज़ कर रहे हैं जब बढ़ा हुआ हो.
अगर कम है तो हम वेजोडाइलेटर और नाइट्रो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रीलोड में क्या देखने को मिलेगा। प्रीलोड में अगर हमारा RAP और PCWP क्या हुआ हो, बढ़ा हो तरफ क्रिस्टलॉइड का यूज़ करेंगे और कम हो तो डायूरेटिक और डायलिसिस का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में है कार्डियक इंडेक्स अगर बढ़ा हुआ हो तो क्या हम यूज़ करते हैं उसमें डोबिटामिन, लीवो, सिमेडाउन और PDE थर्ड इनहिबिटर यानी कि इपिनेफ्रिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हार्ट रेट अगर बढ़ी हुई है तो एट्रोपिन यानी कि इपिनेफ्रिन और कम है तो कार्डियोवर्जन, बीटा ब्लॉकर और एमाइडरॉन का यूज़ करते हैं। इस फ्लो चार्ट से आपको पूरा कार्डियोजेनिक शॉक का जो प्रोसीजर है वो समझ में आया होगा, डिसीज़ का, और उसके लिए क्या इंटरवेंशन करते हैं। आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।